तेहरान में तालिकानी स्ट्रीट और यहाँ पहुंचे हैं हजारों लोग। तालिकानी स्ट्रीट पर 1979 से पहले अमेरिका का दूतावास हुआ करता था। आज भी है, लेकिन बस इमारत बाकी है, क्योंकि 46 साल पहले ईरान का जो गुस्सा अमेरिकी दूतावास पर फूटा था, आज उसी का एक और ट्रेलर तेहरान में दिखाया जा रहा है। ईरान ने बता दिया है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। ईरान के नए तेवर को समझने के लिए वहां की राजधानी तेहरान चलिए। तेहरान के तालिकानी स्ट्रीट पर जमा हुए लोग देखिए और समझिए कि आखिर ईरान के लोग क्यों अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए देखिए कि 46 साल पहले 4 नवंबर 1979 को क्या हुआ था। सब कुछ फ्लैशबैक में है। उन्नीस में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में रुहुल्लाह खुमैनी थे, लेकिन उनके आने से पहले ही ईरान के शाह रजा पहलवी देश छोड़कर अमेरिका भाग चुके थे। ईरान में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह या कहें कि रायशुमारी हुई। 98% लोगों ने कहा कि वो खुमैनी के साथ हैं। इस दौरान पता चला कि शाह अमेरिका भागने के साथ साथ ईरान के अरबों डॉलर की संपत्ति भी अमेरिका ले गए हैं। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त 3 महीने के दौरान ये रकम बैंक से निकाली गई थी। शाह रजा पहलवी को अमेरिका ने पनाह दी तो ईरानियों का गुस्सा भड़का और फिर जब अमेरिका ने शाह को ईरान सरकार के हवाले नहीं किया तो तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हजारों लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान अमेरिकी दूतावास का स्टाफ, जिनकी तादाद 66 के करीब थी, उनमें से 52 लोगों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद आज तक अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंध पटरी पर नहीं आए और न आने की उम्मीद है। इसकी वजह है ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने बता दिया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। यहाँ से अमेरिका को हटना होगा। همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله खामेनेई ईरान की पब्लिक का मूड भी देख रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल एक ऐसा पहलू है जिन्हें लेकर वहां की लीडरशिप और आम लोगों के बीच पिछले 5 दशकों से बड़ा गुस्सा देखा गया है। 2025 में जून के दौरान 12 दिन का युद्ध इस गुस्से को उस बुलंदी पर ले गया है जहां से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में 0% गर्माहट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खामेनेई ने अमेरिका को लेकर 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी साफ कर दी है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल न दे और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया से समेट ले। چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره،
پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. ईरान में 4 नवंबर का दिन हमेशा से अमेरिका के सबसे बड़े विरोध के तौर पर मनाया जाता रहा है। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे उसकी सेना है, उसकी मिसाइल पावर है और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी जल्दी में नहीं है और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान देश हित में फैसले लेगा। به دیپلماسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بودیم، ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست. قبول بکنن که بر اساس منافع متقابل، بر اساس احترام متقابل از موضع برابر وارد مذاکراتی بشن که هدفش یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز هست برای مشکلاتی که وجود داره. اگر بخواهند که مسیرهای دیگر امتحان بکنن، قبلا هم کردن، نتیجه نگرفتن. اگر بخواهند زورگویی و زیاده خواهی بکنن، از این قبلا هم امتحان کردن و نتیجه نخواهند. अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामिनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामिनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन और खामिनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बुरी तरह डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी डील एक है लेकिन खबर 3-3 निकल रही हैं। पहली खबर, इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दूसरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया है कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तीसरी खबर, इस डील ने साबित कर दिया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध फिर हुआ तो उसमें ईरान को हराना फिर नामुमकिन साबित होगा। इसकी पक्की गारंटी पुतिन दे रहे हैं। بعضی‌ها تاریخ رو وارونه می‌نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. این ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. खामेनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लग रहा है कि ना अमेरिका ना ही इजराइल के लिए ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई हैं। सवाल है कि क्या 2025 के आखिर में युद्ध हुआ तो इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान इजराइल के बीच हालात बिगड़े तो तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकफूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग डराने वाली है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की चेतावनी के साथ साथ एक कमांडर ने डबल फ्रंट वाली चेतावनी दी है और कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। जाहिर है खामेनेई और उनके कमांडरों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید نکنیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामेनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इनमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक न पहुंच पाएं। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं।